बस उसके बाद यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। इतने में एक लड़का चाय लेकर आ गया। चाय का दौर चलने लगा। लड़का चला गया तो सैयद साहब कहने लगे, तुम्हारी बात और है मियाँ, तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो। अगर जासूस होते भी तो खुदा की कसम है हम तुम्हें अपने सीने से लगाते। पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, मगर तुम एक बुलंद तरीन मकसद लेकर यहाँ आए हो। अगर तुम्हारे पासपोर्ट पर अमृतसर का भी वीज़ा लगा होता तो शायद तुम्हें इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, मगर चूंकि तुम्हारे पास दिल्ली का वीज़ा था और तुम वहाँ से छुप कर यहाँ आए हो, इसलिए अब कुदरती बात है कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस लगी होगी। क्योंकि दिल्ली दारुल हुकूमत है, जो पाकिस्तानी दिल्ली का वीज़ा लगवा कर आते हैं पुलिस उनकी निगरानी करती रहती है। अगर कोई पाकिस्तानी दिल्ली से बाहर किसी शहर का रुख करे तो फिर वो उसे जासूस समझकर उसके पीछे लग जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था, मगर तुम फिक्र न करो, मैं यहाँ अब तुम्हें परेशान करने कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। मैंने मतलब की बात शुरू करते हुए कहा, मुझे ये बताइए कि मैं मुजाहिद कमांडो कमाल शाह साहब के पास किस तरह पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब कहने लगे, मैं तुम्हें हरदा ज़िला होशंगाबाद तक पहुँचने का रास्ता तो बता दूंगा, मगर उसके आगे तुम्हें खुद कमाल शाह साहब की तलाश करना होगी। मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि हरदा से कोई 10-11 मील दूर दरियाए ज़ब्दा के किनारे साबिक रियासत इंदौर की हुदूद में गुएत नाम का एक गांव है। बस यहीं से वो जंगल शुरू होता है जिसके अंदर कहीं कमाल शाह साहब के लिए अपना ठिकाना बनाया हुआ है। हमें सुना है कि वहाँ वो ख़ास कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को कमांडो की ट्रेनिंग देते हैं। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सैयद साहब जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर कोई औरत आई थी। सैयद साहब बाहर निकलकर औरत से कुछ देर बातें करते रहे, फिर अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके मेरे पास बैठ गए। मैंने पूछा, हरदा शहर जिसका आपने नाम लिया है ये कहाँ पर है और यहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी रेलगाड़ी पकड़नी होगी। सैयद साहब ने कहा, मियाँ तुम हिंदुस्तान में बिल्कुल नए नए आए हो, अब तुम्हें क्या बताऊँ कि मध्य प्रदेश कहाँ है और क्या है। भोपाल और बम्बई का नाम तो तुमने ज़रूर सुना होगा। मैंने ये नाम पाकिस्तान में अखबारों और रिसालों में पढ़े हुए थे। मैंने कहा, नाम ज़रूर सुने हैं, मगर मालूम नहीं कि ये शहर कहाँ पर वाक़ है। सैयद साहब कहने लगे, यहाँ से आदमी बम्बई जाए तो बम्बई भोपाल लाइन पर एक शहर आता है जिसका नाम हरदा है। ये ज़िला होशंगाबाद का बड़ा अहम शहर है और अनाज की बड़ी मंडी है। यहाँ पैसेंजर ट्रेन भी ठहरती है और एक्सप्रेस ट्रेन शायद थोड़ी देर के लिए रुकती है। बस तुम्हें यहीं जाना होगा। अमृतसर से तुम्हें हरदा का टिकट मिल जाएगा। मैं अपना आदमी तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो खुद तुम्हें गाड़ी में बिठाएगा। आगे तुम्हें खुद एहतियात से काम लेना होगा। मैंने अभी तक सैयद साहब को अपने वालिद की दूसरी वसीयत के बारे में बताया था कि मेरी छोटी बहन को सिख गुंडों ने फसादात में शहीद कर दिया था, पर मेरा बाप बेटी की लाश खेतों में जिस जगह छोड़कर मेरे साथ भागा था, मुझे वहाँ जाकर फातिहा भी पढ़ना है और अपनी शहीद बहन की रूह से वालिद साहब की तरफ से माफ़ी भी मांगनी है। जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वो बोले, ये बड़ा जज्बाती सा काम तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे सुपुर्द कर गए हैं। तुम्हारे पीछे पहले ही खुफिया पुलिस लगी हुई है। कहाँ खेतों में वो जगह तलाश करते फिरोगे। 12 साल गुजर गए हैं इस बात को। मालूम नहीं अब वहाँ खेत होंगे कि कोई बिल्डिंग बन गई होगी। मैंने कहा, ये मेरे वालिद साहब की वसीयत थी, मैं हर हाल में उनकी वसीयत को पूरा करना चाहता हूँ। अमृतसर शहर के इर्द गिर्द का सारा इलाका मेरा जाना पहचाना है। जब पाकिस्तान बना तो मुझे उस वक्त काफ़ी होश था। मैं वो जगह पहचान लूँगा जहाँ मेरे मियाँ जी ने मेरी बहन की लाश को ज़मीन पर रख दिया था। मैं उस वक्त उनके साथ था। सैयद साहब कुछ तजब्जुब में पड़ गए, सिर हिलाकर बोले, पर खुदार मैं तुम्हें वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे करो। मैंने कहा, मैं शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाएगा तो जाऊँगा। नीचे वो जगह याद है, करीब ही रेलवे फाटक था और अमृतसर शहर के शरीफपुरे की आबादी शुरू हो जाती थी। सैयद साहब कहने लगे, अब शरीफपुरे का नाम सिखों ने सिंहपुरा रख दिया है। ठीक है, अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तो फिर आज शाम को वहाँ चले जाना, लेकिन एक बात का तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा। फरमाइए, मैंने पूछा। सैयद साहब ने कहा, अगर खुदा न करे तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो पूछगिछ के वक्त हमारा नाम न लेना। मैंने कहा, आप यकीन रखें, पुलिस मुझ पर कैसा भी तशद्दुद क्यों न करे, मेरी ज़बान पर आपका नाम नहीं आएगा। सैयद साहब का चेहरा बता रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सिर को हिलाते हुए बोले, भाई तुम जहाँ जी पुलिस के तशद्दुद से वाकिफ़ नहीं हो, खुदा न करे, खुदा न करे। और वो सर झुकाए उठकर चले गए। दोपहर तक मैं उसी कमरे में रहा। फिर सैयद साहब आ गए। कहने लगे, जितना कुछ मैंने अपने तौर पर पता कराया है उससे तो यही जाहिर होता है कि अमृतसर पुलिस को यकीन हो गया है कि तुम अमृतसर से निकल चुके हो। अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ ये काम तुम आज शाम ही कर लो, मगर तुम्हारा अकेले ही जाना बेहतर होगा।
मैं सूरज गुरूब होने तक वहीं इसी कमरे में रहा। जब सूरज डूब गया और शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा तो मैं सैयद साहब को बताकर मज़ार से निकल खड़ा हुआ। मैं जीन्स और जैकेट वाले लिबास में ही था। मज़ार वाले मैदान को पार करने के बाद मैं गंदे नाले के साथ साथ चलने लगा। मुझे मालूम था कि ये नाला आगे की तरफ जाता है। इस नाले ने मुझे जीटी रोड पर पहुंचा दिया। अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था, सड़कों पर ट्रैफिक जारी थी। मैं जीटी रोड पर राम तिलाई तक चलता गया। यहाँ से मैं बाएं जानिब रेलवे फाटक की तरफ रुक गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई खुफिया पुलिस वाला मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। रेलवे फाटक पर आकर मैंने सामने की जानिब देखा, जिधर आगे जाकर मुजेठ जाने वाली रेलवे लाइन जाती थी, जहाँ खेतों की एक तिकोन सी बनी हुई थी। हैरत की बात है कि जहाँ अभी तक खेत ही थे, कोई नई बस्ती नहीं थी। मैं यादाश्त के सहारे इन खेतों में आ गया। चलते चलते उस मकाम पर पहुंचा जहां से मेरे बाप ने मुझे और मेरी छोटी बहन कुलसुम का बाजू पकड़कर रेलवे लाइन पार की थी। आगे जो छोटी सी कच्ची मस्जिद हुआ करती थी वो अब वहां नहीं थी। अमरूदों के बाग भी वैसे के वैसे ही थे। आगे वो खेत आ गए जहां मेरा बाप हमें लेकर भागा था। बस सामने से एक घुड़सवार सिख घोड़ा दौड़ाता आया और उसने मेरी बहन की गर्दन पर तलवार का वार किया। जहां से मेरा बाप मेरी जख्मी बहन को उठाकर खेतों में भागता हुआ चला गया। मैं रोता हुआ उसके साथ साथ भाग रहा था। मैं एक जगह रुक गया। मैं अपने जहन पर जोर डालकर सोचने लगा कि क्या ये वही जगह है जहां मेरी प्यारी बहन की लाश हम छोड़ गए थे। पूरा यकीन नहीं आ रहा था। मैं कुछ कयास कर रहा था, कुछ अंदाजा लगा रहा था। शाम का अंधेरा अभी गहरा हो गया था। खेतों पर रात के अव्वलीन अंधेरे की चादर सी फैलने लगी थी। अचानक मुझे चंबेली के फूलों की सी महक आई। मैंने कोई ख्याल न किया। मैंने सोचा हो सकता है इधर उधर किसी खेत में चंबेली लगी हो और उसके फूलों की खुशबू हवा के साथ इधर आ गई हो। मैंने दूसरे खेत में जाने के लिए कदम उठाए तो चंबेली की खुशबू तेज हो गई। बिल्कुल इस तरह लगने लगी जैसे किसी ने चंबेली के फूल मेरे चेहरे के करीब कर दिए हों। मेरी छोटी बहन कुलसुम बालों में चंबेली का तेल लगाया करती थी। मैं वहीं साकित सा हो गया। चंबेली की खुशबू पहले से ज़्यादा तेज हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी शहीद बहन की रूह मेरे पास खड़ी है। मेरी आंखों में आंसू आए। यकीनन यही वो जगह थी जहां हम कुलसुम की लाश छोड़ गए थे। मैंने दोनों हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कुलसुम, मियाँ जी ने कहा था मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी मैयत बेगोरो कफन छोड़ आया। मेरी बहन मुझे भी माफ़ कर देना। और मैं रोते रोते वहीं खेत में बैठ गया और मिट्टी को हाथ लगाकर अपने हाथ को बार बार चूमने और अपनी शहीद बहन से माफ़िया मांगने लगा। मैं देर तक खेत में बैठा दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे रोता रहा। जब मेरा दम कुछ हल्का हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता चलता खेत से बाहर निकल आया। उस वक्त चारों तरफ रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने महसूस किया कि चंबेली की खुशबू मेरे साथ साथ आ रही थी। जब मैं रेलवे फाटक पर पहुंचा तो चंबेली की खुशबू पहले से हल्की हो गई। मैं जीटी रोड पर आया तो चंबेली की खुशबू मुझसे जुदा हो गई थी। अपनी शहीद बहन को याद करके मेरी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। मैंने रुक कर पीछे देखा। पीछे अंधेरे में टालियों के दरख्त के हयूले नजर आ रहे थे। मैंने आह भर कर कहा, अलविदा मेरी बहन, अब हश्र की रोज मुलाकात होगी। जिस वक्त मैं मज़ार पर वापस आया तो मज़ार की बत्तियां रोशन थी। सैयद साहब मज़ार के बाहर एक तरफ बेचैनी से टहलते नजर आए। मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आए और सख्त नाराज होकर बोले, तुमने कमाल कर दिया, इतनी देर लगा दी। मैं तो सख्त परेशान हो गया था। जल्दी से पीछे क्वार्टरों वाली कोठरी में चले जाओ। तुम्हारे पीछे कोई लगा तो नहीं? मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल, खुदा के वास्ते जल्दी से अंदर जाओ, मैं आता हूं। ये कहकर सैयद साहब मज़ार के अंदर चले गए। मैं दूसरी तरफ वाले थरेक के दरख्तों में से गुजर कर अकबी क्वार्टर नुमा कोठरी में आ गया जिसका दरवाज़ा खुला था। थोड़ी देर बाद सैयद साहब भी आ गए। उन्होंने वास्कट की जेब से रेलगाड़ी का जर्द रंग का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे, ये अमृतसर से हरदा स्टेशन तक का रेलगाड़ी का टिकट है। ये 3rd क्लास का टिकट है। गाड़ी रात को 9:40 पर अमृतसर से रवाना होती है। तुम आज रात ही यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने टिकट लेकर जेब में रख लिया और सैयद साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डालकर अपना बटवा निकाला, उसे खोला और उसमें से इंग्लैंड करेंसी के 10-10 के 6 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, काश मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, इसे मेरी जानिब से नज़र समझ कर कबूल कर लेना। मैंने कहा, शाहजी मेरे पास इंडियन करेंसी मौजूद है, आप जहमत ना करें। मगर सैयद साहब ने रुपए वापस लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, इस वक्त 7:30 बजे हैं, अभी ट्रेन में काफ़ी टाइम है। मैंने खाना मंगवा लिया है, खाना मेरे साथ खाकर ही जाना। मैंने पूछा कि ट्रेन हरदा स्टेशन पर किस वक्त पहुंचेगी। सैयद साहब ने कहा, यह बड़ा लंबा सफ़र है मेरे अजीज़, बस तुम डिब्बे के किसी कोने में बैठ जाना। जब आज की रात और कल की रात भी ट्रेन में गुजर जाए तो किसी मुसाफिर से पूछ लेना कि भोपाल कितनी दूर है। भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आएगा,
उसके बाद हरदा का छोटा स्टेशन आएगा, बस वहीं उतर जाना। फिर उन्होंने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाल कर खोली, उसमें से किसी का नाम पढ़ा और नोटबुक बंद करके जेब में रखी और मुझे कहा, हरदा जाकर एक शख्स से मिल लेना, वो मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का ठिकाना तुम्हें बता देगा। ये आदमी 2-1 बार कमाल शाह कमांडो के साथ यहाँ भी आ चुका है, उसके आगे मेरा नाम लेना, हरगिज हरगिज किसी और से कमाल शाह कमांडो का जिक्र न करना। मैंने सैयद साहब को यकीन दिलाया कि मैं कमाल शाह का नाम किसी के आगे नहीं लूंगा। सैयद साहब कहने लगे, उस शख्स का नाम है, जहां मैं आपको उस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज भी जिंदा है। मैं उसका पता भी आपको नहीं बताऊंगा जो सैयद साहब ने मुझे बताया। इस तरह उस शख्स को नुकसान पहुंचने का शदीद खतरा लाहक हो सकता है। मैं उस शख्स का फर्जी नाम जमील रख लेता हूँ। सैयद साहब ने मुझे जमील का पूरा एड्रेस भी बताया और कहा, दुनियावी इखलाक के एतबार से जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप का आदमी है, मगर पाकिस्तान का सच्चा आशिक है और कश्मीर के जिहाद में भी हिस्सा ले चुका है। हो सकता है वो तुम्हें खुद लेकर कमांडो कमाल शाह के पास न जाए, मगर तुम्हें उसका ठिकाना बता दे। मैंने सैयद साहब से कहा कि मुझे जमील का नाम और पता कागज़ पर लिख दें। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम दुश्मन मुल्क में हो और तुम्हारे पास हरदा भोपाल वगैरह का वीज़ा नहीं। तुम जमील का नाम पता अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैं अपने जहन में जमील का नाम और उसका एड्रेस दोहराने लगा। मुझे सब याद हो गया। इतने में खाना आ गया। मैंने सैयद साहब के साथ खाना खाया। इतनी देर में रात के 8:45 बज गए। सैयद साहब बोले, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर रास्ते में कोई भी पूछ ले तो कह देना कि मैंने दिल्ली का वीज़ा लगवाया था, मगर भोपाल की सैर करने आ गया हूँ। इससे ज़्यादा और कोई बात न करना। अब तुम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पर चले जाओ। बम्बई जाने वाली गाड़ी यहीं से तैयार होती है। कुली से पूछ लेना, ये ट्रेन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ी होगी। मुसाफिर भी बैठे होंगे। तुम भी 3rd क्लास के डिब्बे में किसी कोने में दुबक कर बैठ जाना और ज़्यादा बाहर न फिरना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अमृतसर स्टेशन का रास्ता मालूम है। मैंने कहा, जी हाँ, जब मैं 6ठी जमात में पढ़ता था तो अपने वालिद के साथ यहीं से गाड़ी में बैठ कर लाहौर जाया करता था। बस ठीक है, लो फिर खुदा हाफिज, मैं पहले निकल जाता हूँ। तुम कोठरी से निकलकर पिछली तरफ से ग्राउंड पार करके सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चले जाना। सैयद साहब ने मुझे गले लगाया, फिर मुसाफा किया और खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गए। उनके जाने के 2 मिनट के बाद मैं कोठरी से बाहर निकलकर मज़ार के पीछे जो दरख्त थे उनके दरमियान से होता हुआ ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड के आगे रेलवे लाइन की ऊंची दीवार थी। जरा आगे सीढ़ियों वाला पुल था जो रेलवे यार्ड के ऊपर बना हुआ था। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जब मैं ग्राउंड में से रात के अंधेरे में गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह रुककर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि एक आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा था। रात के 8:45 बजे का वक्त था। अमृतसर शहर में कोई इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं थी। रेलवे लाइन पर सिग्नल की सुर्ख सब्ज बत्तियां नजर आई थी। दाएं जाने मकानों की रोशनी थी। सड़क पर काफी फासले पर स्ट्रीट लैंप रोशन थे। सीढ़ियों वाले रेलवे का पुल मुझसे थोड़ा दूर ही रह गया था। मैं सड़क पार करके पुल की तरफ बढ़ा तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़कर पंजाबी में पूछा कि किधर जा रहे हो। एक सेकंड के लिए मेरा जिस्म खौफ के मारे बेजान सा हो गया। वो आदमी अब मेरे सामने आ गया था। ये वो हिंदू नहीं था जो इससे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था और जिसने मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए मज़ार पर छापा डलवाया था। ये आदमी भी हिंदू था, सिख नहीं, मगर जवान और अच्छे डेल डोल वाला था। तंग हिंदुआना पाजामा और कुर्ता पहना हुआ था और सदरी पहन रखी थी। उसका एक हाथ सदरी की जेब में था। मैंने अपनी घबराहट पर बहुत हद तक काबू पा लिया। मैंने भी पंजाबी में बड़े एतमाद से कहा, घर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? वो मेरे बिल्कुल सामने था। उसने मेरा एक बाजू अभी तक अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरा बाजू तो छोड़ो, सलेमा के पास है मेरा घर। वो शख्स बड़ी हजारी से मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने फौरन कहा, मोहनचंद। मोहनचंद नाम का एक हिंदू लड़का मुजेठ के स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था। उस वक्त अचानक मुझे उसका नाम याद आ गया था। उस आदमी ने एक हाथ से मेरा बाजू पकड़ रखा था। दूसरा हाथ जो उसकी सदरी में था उसने बाहर निकाला तो उसमें पिस्तौल था। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, वहां तुम अपना असली पाकिस्तानी नाम बताओगे। मेरे जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। थाने जाने का मतलब ये था कि पुलिस को मालूम हो जाता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा लगा था, मगर मैं गैर कानूनी तौर पर अमृतसर आ गया हूँ। पुलिस ने जाहिर है मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेना था और फिर मुझ पर तशद्दुद और अजियतों का एक नाकाबिल ख़त्म सिलसिला शुरू हो जाता। एक सेकंड में मुझे अपने मकासद और उम्मीदों के महल मस्मार होते नजर आए। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि मैं इस शख्स से नहीं बच सकता था। वो खुफिया पुलिस का आदमी था और पुलिस मेरी तलाश में मज़ार पर पहले भी छापा मार चुकी थी। अब मैं उसके शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। मैंने उसके बावजूद आखिरी कोशिश के तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा नाम मोहनचंद है, वगैरह वगैरह।